हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही है एम लक्ष्मीकांत की। अकॉर्डिंग टू द एडिशन नंबर 4 ये मेरे पास जो है वो उसका चैप्टर नंबर 30 है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास अगर न्यू है तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट से। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो में मैं बता देती हूँ कि सबसे ऊपर जो जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट आती है वो आपकी आती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड उसके बाद आपकी आती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत करना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये स्टेट के अंदर जो है वो टॉप पे आती है, ठीक है। उसके नीचे जो है वो सब ऑर्डिनेट्स को ये कंट्रोल करती है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट देखा जाए तो इसका ओरिजिन कब हुआ था, तो 1862 के अंदर हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद 1866 के अंदर जो है वो फोर्थ हाई कोर्ट जो है वो बनाई गई। तो वो कहाँ पे बनाई गई? इलाहाबाद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री के पर्पज़ से भी, ठीक है। तो जैसे जैसे फिर आगे चलता रहा, ईच प्रोविंस के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है फिर हाई कोर्ट बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दी, मतलब फिर हर स्टेट के अंदर आनी शुरू हो गई। उसके बाद 1950 के बाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट इन प्रोविंस बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो उसी स्टेट की होती थी हाई कोर्ट जिसमें वो जो है एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, अभी इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना वो प्रोवाइड करता है एक हाई कोर्ट ईच स्टेट के लिए, ठीक है। एक स्टेट के अंदर आपकी एक हाई कोर्ट तो होगी, बट लेकिन जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का आया, उसने एथोराइज्ड किया कि पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और फॉर 2 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया कि 2 स्टेट्स की जो है एक हाई कोर्ट हो सकती है, या फिर यूनियन टेरिटरी की भी हो सकती है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी जो है उसके अंदर हाई कोर्ट होगी लेकिन वो 2 स्टेट्स की होगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। 2 स्टेट्स हो गई, इनका जो है कॉमन हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है इनकी, तो उसके अंदर इनका कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल नहीं भूलना कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 का जो आया था उसके अंदर ये बोला गया। तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट होगी ना वो को टर्मिनस होगी विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। सिमिलरली जो टेरिटोरियल jurisdiction होगी of a common high court is co-terminus with the territory of the concerned state and the union territory. At present अगर देखा जाए तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। पहले जो थी वो 24 थी, लेकिन पहले जो थी वो 24 थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए हैं, तो अब 25 है, ठीक है। तो दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली एक इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी हाई कोर्ट है सिंस 1966। अदर यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट, जैसे कि हमने बात की चंडीगढ़ की। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूटी। तो ये पावर किसके पास दी गई है कि किसकी जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट के अंदर आएगी? पार्लियामेंट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद द नेम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसकी कितनी सीट्स होंगी, ये सब कुछ मैंशनड है। आपके जो बुक है उसमें एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 214 से लेके 231 जो कि आपका पार्ट नंबर 6 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हम स्टडी करेंगे, इसकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसके जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन, जो भी हाई कोर्ट के अंदर आती है वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट से। तो एवरी हाई कोर्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या कौन कौन होगा? तो चीफ जस्टिस होंगे एंड कुछ अदर जजेस होंगे। एज प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम उनको अपॉइंट करता रहेगा, जैसे कि नेसेसिटी होगी तो प्रेसिडेंट इनको
अपॉइंट करता रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लीव इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेजिडेंट, तो प्रेजिडेंट ही डिसाइड करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा गया। अकॉर्डिंगली द प्रेजिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कितना वर्कलोड है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पहला हमारा इसमें आता है। तो जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, एंड जो चीफ जस्टिस है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी कंसल्टेशन के साथ, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी कंसल्टेशन के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। एंड प्लस गवर्नर जो उस स्टेट का गवर्नर होगा उसकी भी सलाह लेगा ये, ठीक है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ये तो बात हो गई चीफ जस्टिस की, ठीक है। अब हम अदर जजेस की बात कर लेते हैं। तो अदर जजेस को जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, ठीक है। इन केस कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने बात की कि पंजाब एंड हरियाणा इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़ UT के अंदर है, तो अगर इनके जजेस को अपॉइंट करना है तो इनके भी गवर्नर की सलाह ली जाएगी और इनके भी गवर्नर की सलाह ली जाएगी, मतलब जिस जिस स्टेट से वो रिलेटेड होंगे उनके गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब आता है सेकंड जज केस, सेकंड जजेस केस जो कि 1993 में आया था। तो इसमें क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था रूल्ड दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज़ इन द कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट जज की नहीं होगी हाई कोर्ट के अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन नहीं ली गई। लेकिन उसके बाद थर्ड जज केस आया जो कि 1998 के अंदर आया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये केसेस जो हैं वो कब कब आए, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, in the case of appointment of high court judges, chief justice of India should consult a collegium of 2 senior most judges of the Supreme Court। तो इसमें बात क्या दी कि अपॉइंटमेंट जो होगी ना हाई कोर्ट के जज की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो कंसल्ट करेगा किन्हीं 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनसे। तो जो सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो इसमें ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दम पे ही नहीं जो है वो लगा सकता जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, बल्कि उनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो क्वालिफिकेशन में ये है कि अ पर्सन जो कि हाई कोर्ट के में जज अपॉइंट होगा उसको उसकी क्वालिफिकेशन यही है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, और उसने मतलब 10 ईयर्स तक जुडिशियल ऑफिस को हेल्ड किया हो, मतलब काम किया हो उसके अंदर। और दूसरा है ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का 10 साल के लिए वो एडवोकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो एडवोकेट है 10 ईयर्स के लिए तो वो जो है जज बनने के क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अनलाइक इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एज डिसाइडेड थी, वैसे हाई कोर्ट में एज डिसाइडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट जूरिस्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओथ एंड अफर्मेशन में। तो पर्सन अपॉइंट होगा जो जज के तौर पे ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस, उसको कुछ ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो लेनी पड़ेगी बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर वो जैसे मैंने बताया पंजाब एंड हरियाणा के गवर्नर्स भी उसमें शामिल होंगे जब अपॉइंटमेंट करनी है, कंसर्न किया जाएगा, तो उनके आगे जो है इनको ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे, पहला कि ये ट्रूथ, फेथ
ट्रुथ फेथ से काम करेंगे एंड एलिगेंस से काम करेंगे, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके हिसाब से। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करके रखेंगे। तीसरा, टू ड्यूली एंड फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ जो है वो एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म जो भी इन्होंने करनी है वो सही ढंग से करेंगे विदाउट एनी फियर। कोई इनको डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और कोई फेवरिज्म भी नहीं होनी चाहिए, एंड कोई अफेक्शन या फिर इल विल उसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज के अकॉर्डिंग ही चलना है, ये नहीं कि अपने मतलब लॉज जो है उसमें शामिल किए जा रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ जो है ये आपको याद रखनी है, इनकी ऑथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन्योर ऑफ द जजेस। टेन्योर क्या रहेगा जजेस का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, कि इनका क्या टेन्योर रहेगा जजेस का ऑफ द हाई कोर्ट। हाउएवर इट मेक्स सम प्रोविजन, वो देख लेते हैं। पहला, ये होल्ड करेगा ऑफिस 62 एज तक, ठीक है, एज इनकी 62 रहेगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल। ठीक है, वैसे 62 बताई गई है प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई, लेकिन जो प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वही फाइनल होगा। दूसरा है वो ये रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके। तीसरा है ये रिमूव कर सकते हैं ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया प्रेसिडेंट को कि इस जज को रिमूव करें, तो इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है बाकायदा। ये जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आज तक कोई जज जो है वो रिमूव किया गया है। ठीक है, फोर्थ है ही वेकेट हिज ऑफिस व्हेन ही इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू द अनदर हाई कोर्ट। इसकी सीट मतलब हाई कोर्ट के जज की सीट खाली कब होगी, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज बन गया हो, अपॉइंट हो गया हो, या फिर वो किसी और हाई कोर्ट में, अदर स्टेट की हाई कोर्ट में जो है वो चला गया हो, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ द जजेस। इनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो जो हाई कोर्ट का जज होता है उसे रिमूव किया जाता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, यूपी के एक जज थे, उनको पीछे अभी रिमूव करने की बात चल रही थी, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को इस जज को रिमूव किया जाए। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। तो इसके लिए कैसे प्रोसीजर चलेगा ये आपको पता होना चाहिए। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटाने के लिए जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो जो ग्राउंड का रिमूवल होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रूव हो जाए कि इन्होंने मिसबिहेव किया है और इनकैपेसिटी है। ठीक है, इनके बेस पे इनको हटाया जा सकता है। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाया जाएगा। तो अभी हम इसी में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो है वो पॉइंट्स आएंगे कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो कि 1968 का है, उसके अंदर प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब है रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। पहला कि रिमूवल मोशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, साइंड बाय 100 मेंबर तो होंगे लोकसभा में और 50 मेंबर जो है राज्यसभा में। ठीक है, गिवन टू द, अगर वो लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्पीकर को देंगे। ठीक है, अगर राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा है तो चेयरमैन
को देंगे ये, ठीक है। और अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 100 मेंबर को इस पे साइन करने होंगे, राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 50 मेंबर इस पे साइन करेंगे। दूसरा ये है कि स्पीकर एंड चेयरमैन इसको एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है, एडमिट भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। देखो अगर तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया तो बात यहीं पे ही ख़त्म, मतलब फिर तो जज को हटाया नहीं जा सकता। अगर इन केस इसने एडमिट कर लिया तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर इसको हटाने का स्टार्ट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसको एडमिट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एडमिट कर लिया, देन स्पीकर एंड चेयरमैन जो है 3 मेंबर की ना कमेटी बनाएंगे, 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी इसके ऊपर चार्ज लगे हैं कि ये मिसबिहेव कर रहा है या इनकैपेसिटी है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की 3 मेंबर की टीम बनाएंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि चेयरमैन एंड स्पीकर जो है कितने मेंबर की कमेटी बनाएंगे अगर रिमूवल ऑफ जज की बात आती है, तो 3 मेंबर की कमेटी। चौथा पॉइंट होगा कमेटी के अंदर कौन कौन आएगा, ठीक है, ये 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन आएगा, तो चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पहला है। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, और एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर की कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो भी इसके ऊपर चार्ज लगे होंगे। 5वां पॉइंट है इफ़ द कमेटी फाइंड द जज टू बी अ गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम द इनकैपेसिटी, तो हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। अगर इन्होंने ऐसा पाया कि हाँ जज ने कुछ गड़बड़ की है तो 5वां स्टेप ये होगा कि मोशन जो है वो पास हो जाएगा। आफ्टर द मोशन इज पास बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के पास भेज दिया जाएगा फिर उसकी असेंट लेने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। 7th पॉइंट फाइनली प्रेसिडेंट जो है फिर वो पास कर देगा ऑर्डर को कि हाँ इस जज को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है एक जज को रिमूव करने का। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये सेकंड स्टेप पे ही जो है वो बात थम जाती है, रिफ्यूज़ ही कर देते हैं मोस्टली ये, ठीक है। लेकिन अगर एडमिट कर दिया तो ये सारे प्रोसीजर के पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो होंगे। नेक्स्ट इसी में ही अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी अभी हमने पॉइंट पढ़े, इट इज़ क्लियर दैट द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज़ द सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी प्रोसीजर यही हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट नो जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बिन इम्पीच सो फॉर। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कितने जज को हटाया गया है, तो उसका आंसर यही है कि अभी तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सैलरीज एंड द अलाउंसेस। तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होते हैं और जो इनके प्रिविलेजेस होते हैं, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट मत लिख देना, यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, लीव और इनके प्रिविलेजेस जो होते हैं। दे कैन बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे कि 2009 के अंदर सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस जो थी वो 30,000 से 90,000 कर दी गई थी पर मंथ, एंड दैट ऑफ जज की कितनी कर दी गई थी, 26,000 से 80,000 पर मंथ, ठीक है। टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देख ली जाती हैं। दे वर ऑल्सो पेड द सप्लीमेंट्री अलाउंसेस एंड प्रोवाइडेड द फ्री एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज़, जैसे कि मेडिकल हो गया, कार हो गई, टेलीफोन का बिल वगैरह हो गया। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस होते हैं वो एंटाइटल होते हैं 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी एज द मंथली पेंशन। जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने में कोई जो है वो बंदा रिटायर हो रहा है चीफ जस्टिस, तो जनवरी के महीने में उसकी जितनी सैलरी होगी उसका 50% जो होगा वो उसकी फिर मंथली पेंशन बन जाएगी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का देख लेते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस कैसे होती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से होती है, ठीक है। ऑन ट्रांसफ़र ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव इन एडिशन टू हिज सैलरी सच एज द कंपनसेटरी अलाउंस, जो कि डिसाइड करता है कौन, पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पार्लियामेंट इनका कंपनसेटरी अलाउंस जो है वो डिसाइड करता है। जैसे कि 1977 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस could be resorted to only as
an exceptional measure and only in the public interest, not by the way of the punishment. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पनिशमेंट के बेस पे नहीं इनकी ट्रांसफ़र करनी है, अगर बनता है, लोड ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, काफ़ी केसेस पड़े हैं, तो इनका जो है ट्रांसफ़र करना है. अगेन 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल रिव्यू में भी डाल दिया कि ये नेसेसरी है टू चेक द आर्बिट्रेटनेस इन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, बट ओनली जज हु इज़ ट्रांसफ़र कैन चैलेंज इट. जो जज जो है वो ट्रांसफ़र होगा वही इसको चैलेंज कर सकता है एंड जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसको डाल सकता है. जैसे कि थर्ड जज केस के अंदर जो कि हमने देखा था 1998 के अंदर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसर्न इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट उसमें इंक्लूड होंगे. दस द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस. मतलब कि अगर इनको ट्रांसफ़र करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले अपने आप से नहीं इनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे, इसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो भी अपना डिसीज़न देंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस. तो इसके बारे में देख लेते हैं. तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकता है जज को ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस. कब? मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. तो पहला, जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वेकेंट. अगर चीफ जस्टिस की सीट जो है वो वेकेंट पड़ी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सीट अगर वेकेंट पड़ी है तो प्रेसिडेंट जज ऑफ हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है. तो सेकंड है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ टेम्परेरीली एब्सेंट. परमानेंट एब्सेंट नहीं, टेम्परेरीली एब्सेंट है तो उस केस में भी कर सकता है. तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस. अगर वो अनेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ तो तब भी कर सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशनल एंड द एक्टिंग जजेस. तो इसका ऐसे ऊपर बता देती हूँ. तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स को एज द एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द टेम्परेरी पीरियड के लिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए. और ये भी याद रखना है 2 ईयर टेम्परेरी बेसिस को भी यहाँ पे बताया गया कि कितना टेम्परेरी बेसिस भी 2 साल के लिए. तो पहला है देयर इज़ अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट. दूसरा देयर आर एरियर्स ऑफ द वर्क इन द हाई कोर्ट. मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा काम आया हुआ है तो उस वे में भी. नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकता है ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज द एक्टिंग जज. अभी तो हमने एडिशनल वाले की बात की, अब हम एक्टिंग वाले की बात करते हैं. तो ये किस केस में कर सकता है? पहला, अगर वो अनेबल है टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू द एब्सेंस. अगर एब्सेंस है और ड्यूटी फुलफिल नहीं की जा रही है जज के द्वारा तो उस केस में एक्टिंग जजेस बनाया जा सकता है. दूसरा है अपॉइंटमेंट टू बी एक्ट टेम्पररी एज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. तो जो एक्टिंग जज है वो होल्ड करता है ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम हिज ऑफिस. मतलब जब तक परमानेंट जज नहीं आ जाता तो तब तक एक्टिंग जज उस पर काम करेगा. हाउएवर बोथ द एडिशनल और द एक्टिंग जज कैन नॉट होल्ड द ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द 62 ईयर. अगर इनकी 62 ईयर हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद नहीं ये कंटिन्यू कर सकेंगे. ठीक है. मान लीजिए एक परमानेंट जज है, ठीक है, वो एब्सेंट है तो उसकी जगह किसको बिठा दिया? एक्टिंग जज को बिठा दिया या एडिशनल जज को बिठा दिया. लेकिन अब इनकी एज जो है वो 62 होगी, मतलब रिटायरमेंट पे ये बैठे हैं. तो ये नहीं कि ये वेट करेंगे कि हाँ परमानेंट जज आएगा फिर हम हटेंगे, ऐसा नहीं है. तो इनकी रिटायरमेंट तभी हो जाएगी, ठीक है, 62 ईयर अटेन करते ही. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटायर्ड जजेस. रिटायर्ड जजेस में क्या है? एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट. तो ये इंपॉर्टेंट है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ये रिक्वेस्ट कर सकता है एक रिटायर्ड जज को जो कि हाई कोर्ट का था और एनी अदर हाई कोर्ट के जज को कि वो एक्ट कर सके हाई कोर्ट के अंदर फॉर द टेम्परेरी पीरियड, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी पेंडिंग रहता है इनके अंदर. तो ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेंगे पहले एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड. जो रिटायर्ड जज होगा उनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं धक्के से. ठीक है. अगर हाँ रिटायर्ड जज करना चाहते हैं काम तो उनकी और प्रेसिडेंट से भी पूछ के
तो ये उनको अपॉइंट कर सकते हैं. सच जज इज एंटाइटल टू सच अलाउंसेज एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड. जैसा प्रेसिडेंट इनकी सैलरी जो है वो फिक्स करेंगे वैसी इनको मिल जाएगी. He will also enjoy all the jurisdiction, power and privilege of the judge of that high court, but he will not otherwise to be deemed judge of that high court. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट. तो इसको देख लेते हैं. हाँ जी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट में ये काफ़ी असेंशियल है फॉर एन इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज असाइंड टू इट, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम the encroachments, pressures, interference of the executive and legislature. It should be allowed to do the justice without fear and favor. मतलब किसी के डर एंड भड़कावे में नहीं आना और खुद से अपना काम करना है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट. वो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं. इसके 10 पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं कि क्या क्या है. ठीक है, तो पहले मैं पॉइंटर्स बता देती हूँ आपको. पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तीसरा है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, फोर्थ है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, फिफ्थ है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड. ठीक है, डिस्कस नहीं की जा सकते इनके कंडक्ट. सिक्स्थ है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, मतलब अगर, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे. सेवन्थ है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. 8 है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ. नेक्स्ट 9th है इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कंटेल. 10th है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये हमने देख लिया. और कुछ मेंबर्स जुडिशरी इटसेल्फ के ही जो होते हैं उनसे कंसल्ट करके, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया. ठीक है, ये जो प्रोविजन है curtails the absolute discretion of executive as well as the ensure that the judicial appointment are not based on the political or the practical consideration. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाती है एंड उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ओनली. जैसे कि हमने देखा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि कैसे इनको रिमूव किया जाएगा पार्लियामेंट में मोशन जो है वो करके. ठीक है, इट मीन्स दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर. मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये अपना होल्ड करेंगे ऑफिस, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा मोशन जो है वो चलेगा और बाद में ही इनको हटाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट इनको हटा देगा अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है. ठीक है, दिस इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट नो जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड. अभी तक अगर ऐसा होता तो आपको ये देखने को मिल सकता था कि प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को ईजिली रिमूव कर सकते थे. क्योंकि मोशन चलाया जाता है इसीलिए शायद अब तक ये इम्पीच नहीं हो पाए हैं. थर्ड पॉइंट है फिक्स सर्विस कंडीशंस. तो सैलरी अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन, ये हमने देखा. कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनके सारे, ये हमने पहले भी देखा. बट दे कैन नॉट बी चार्ज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एमरजेंसी. तो फाइनेंशियल एमरजेंसी के अलावा इनसे कोई भी डिसएडवांटेज इनको नहीं देना है इन चीज़ों के अंदर. ठीक है, फाइनेंशियल एमरजेंसी में तो आपको पता है जो है पैसे की वैसे ही कंट्री में बुरी कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम को छोड़ के दूसरे किसी टाइम पे भी इनको इन चीज़ों में जो है डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए. 10 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाइनेंशियल एमरजेंसी क्या भारत में अभी तक लगी है. ठीक है, इसके बाद है 10 द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ द ऑफिस. फोर्थ हमारे पास है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेस जजेस को मिलते हैं और जो भी सैलरीज एंड अलाउंसेस, पेंशन ऑफ स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. ठीक है, जिस स्टेट के होते हैं उसी स्टेट से इनको मिलते हैं. दस दे आर नॉट वोटेबल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड दे कैन बी डिस्कस बाय इट. इट शुड नोटेड दैट द पर्सन the pension of the high court judges charge on the consolidated fund of India and not the state. ये काफ़ी important point है कि पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज जो होएगी ना, पेंशन,
ठीक है। पेंशन जो होगी ना हाई कोर्ट जज की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होएगी, ठीक है। और जो दूसरे जो सैलरी वगैरह है वो स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ये प्रोहिबिट किया हुआ है कि जो डिस्कशन होंगी ना पार्लियामेंट के अंदर और इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एक्सेप्ट व्हेन द इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये चीज़ मना कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इनकी कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना है। सिक्स्थ पॉइंट है बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो रिटायर्ड परमानेंट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो ऐसा नहीं कि जो है वो एक्ट करें एज अ जज विदाउट एनी परमिशन। अगर सुप्रीम कोर्ट एंड वो डिसाइड कर लें प्रेसिडेंट कि हाँ इनको लगाया जाए क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, वो बात अलग है, वैसे ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। सेवंथ है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अ हाई कोर्ट कैन बी पनिश एनी पर्सन for its contempt, thus its action and decision cannot be criticized and opposed by anybody. The power is vested with the high court to maintain the authority, dignity and the honor. 8th पॉइंट है हमारे पास फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो सीजे होता है ऑफ हाई कोर्ट का, वो अपॉइंट कर सकता है अपने ऑफिसर सर्वेंट्स को ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी जो है कंडीशंस ये प्रिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। उसके बाद इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कंटेन। 9th पॉइंट है इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको कम नहीं किया जा सकता। तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट इज सो फार एज दे स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कंटेन बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर एंड हाई कोर्ट कैन बी चार्ज बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। 10th पॉइंट है सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो स्टेप ले कि कैसे जुडिशरी को अलग रखना है एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विसेज, एंड दिस मीन्स द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शुड नॉट प्रोसेस द जुडिशियल पावर कॉन्सिक्वेंट अपॉन its implementation and the role of executive authority in the judicial administration came to the end, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सारा इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट में हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो के अंदर, फिर ओरिजिनल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वैसे ही हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं जो कि बहुत एक्सटेंसिव एंड इफ़ेक्टिव पावर्स हैं इसकी। तो ये जो हाई कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसके अंदर, स्टेट के अंदर, ठीक है। ये जो है प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का ऑफ द सिटीजन्स, एंड ये वेस्ट करता है अपनी पावर को जो कि इंटरप्रेटेड होती हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिसाइड इट हैज़ अ सुपरवाइजरी एंड द कंसल्टिव रोल्स। तो ये भी इसके पावर्स में ही आ जाता है। तो हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट कंटेन द डिटेल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इट ओनली लेज डाउन दैट द जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर टू बी सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके साथ एक एडिशन भी है दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है गिव्स अ हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफर करता है सम एडिशनल पावर ऑन द हाई कोर्ट, जैसे कि हो गया रिट जुरिसडिक्शन हो गया, पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट हो गया, कंसल्टेटिव पावर हो गया, और ये एम्पावर करता है कि जो पार्लियामेंट है एंड द स्टेट लेजिस्लेटर है टू चेंज द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर जो है इनकी पावर्स को जो है चेंज भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो हाई कोर्ट है वो इंजॉय करता है ओरिजिनल रिट एपेलाइट सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारी पावर्स इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो जो प्रेजेंट जुरिसडिक्शन है ऑफ और जो पावर है ऑफ हाई कोर्ट वो गवर्न की जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लेटर्स पेटेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 का है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 के हैं, एंड सिविल प्रोसीजर कोड जो कि 1908 के हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ये पावर्स इनको गवर्न की जाती हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं, ओरिजिनल वाले से स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिनल में ये है कि मीन्स ऑफ पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर द डिस्प्यूट, अगर सुनने के लिए फर्स्ट इंस्टांस के अंदर, नोट बाय द वे ऑफ अपील, तो ये यूज़ किया जाता है। पहला इसमें ये है
मैटर ऑफ एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा. एंड सेकंड है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के हो गए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हो गए, वो इसमें आ जाएंगे. तीसरा है रिगार्डिंग रिवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन द रिवेन्यू कलेक्शन, तो रिवेन्यू कलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है. फोर्थ है एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स. नेक्स्ट है केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ओन फाइल, तो मतलब अगर ट्रांसफ़र वगैरह करनी है सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द अदर, ठीक है. उसके बाद 4 कोर्ट्स जो है वो भी इनके अंडर ही आती है, जैसे ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन द केसेस ऑफ हायर वैल्यू, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट, तो इन हैव द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ द हायर वैल्यू. उसके बाद बिफोर 1973 जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट थे, उनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी थी पहले इनके पास, मतलब 1973 से पहले इनके पास ये वाली जो कोर्ट्स है उनके पास क्रिमिनल वाली भी थी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. दिस वॉज फुली एबॉलिश्ड बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि हमने देखा था 1973 में ही आया था. उसमें फिर इनकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर इनकी जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल वाली वो हटा दी गई थी. सेकंड हमारे पास आता है रिट वाला, रिट जुरिस्डिक्शन. तो जो आर्टिकल है आपके पास 226 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो इशू कर सकता है रिट्स को, इंक्लूडिंग हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, शेयररारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड फॉर द एनी अदर पर्पसेस, ठीक है. उसके बाद द फेस फॉर एनी अदर पर्पस, जो कि अभी हमने बोला, एक तो बोला सिटीजन के लिए, दूसरा अदर पर्पस के लिए. अदर पर्पस में मतलब इनका क्या है कि एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लीगल राइट, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अदर पर्पस में क्या चीज़ आएगी, तो क्या आएगी, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो आएंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे. तो हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट्स को किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट को, नॉट ओनली विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो द आउटसाइड जुरिस्डिक्शन भी ये अप्लाई कर सकता है इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. उसके बाद ये जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट की, वो आर्टिकल 226 जैसे कि हमने बात की, इज नॉट एक्सक्लूसिव नहीं होती है ये, बट कंकरेंट विद द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका 32 आर्टिकल के अंदर आता है, मतलब इसके साथ ही ये चलेगा, ठीक है. इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो वॉयलेट हो रहे हैं अगर एग्रीव्ड पार्टी हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर द हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. हाउएवर जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट की, वो उसके पास ज़्यादा पावर है, उसकी जो मतलब वाइडर पावर्स है देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. दिस इज़ बिकॉज, क्यों अगर ज़्यादा है तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकती है रिट्स को ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट के लिए ही, ठीक है, सिटीजन्स के लिए, नॉट फॉर द अदर पर्पसेस. लेकिन हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो हाई कोर्ट है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के लिए भी एंड फॉर अदर पर्पसेस, जो कि हमने देखे ओरिजिनल लीगल राइट, उसके लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं. इसीलिए जो इसकी हाई कोर्ट के रिट्स की पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी जाता है. उसके बाद ये है कि दैट इज़ इट डज नॉट एक्सटेंड टू अ केस वेयर द ब्रीच ऑफ द ऑर्डिनरी लीगल राइट इज़ एलिज्ड, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता. इन द चंद्र कुमार केस जो कि 1997 के अंदर आया था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इस केस के अंदर ये बोला गया कि ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना हाई कोर्ट की एंड सुप्रीम कोर्ट की, ये पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का. ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आता है, तो हाँ जी बिल्कुल आता है. हेंस इट कैन नॉट बी आउटस्टेड और एक्सक्लूडेड इवन बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये रिट वाली हो गई हमारी. नेक्स्ट एपेलाइट पे चलते हैं. तो एक जो हाई कोर्ट है प्राइमरली क्या कहलाता है, अ कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, और ये मतलब सुनता है अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. इट हैज़ एपेलाइट
jurisdiction in both the criminal as well as the civil matters. ठीक है, ये जो appellate jurisdiction होती है हाई कोर्ट की वो वाइडर होती है देन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ये वाली जो है ये लार्जर होती है, तो ये भी याद रखेंगे। एपेलाइट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की वो लार्जर होती है, वाइडर होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वाली जुरिस्डिक्शन। अब हम बात करते हैं कि एपेलाइट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए सिविल मैटर्स और दूसरा हो गए हमारे पास क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, सी सिविल एंड ये क्रिमिनल। तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सिविल वाले में देखते हैं। तो सिविल वाले में ये है कि फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द other subordinate court lie directly to the high court on both the question of law and fact if the amount exceed the stipulated limit। तो ये सारी डायरेक्टली किसके पास जाएंगी, हाई कोर्ट के पास जाएंगी। सेकंड अपील में मतलब दूसरी अपील में फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। मतलब इसमें फर्स्ट वाली में लॉ के अकॉर्डिंग भी जाएंगे और साथ में क्वेश्चन और फैक्ट भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी जाएंगे, लेकिन सेकंड टाइम में डायरेक्टली जो जाएंगे वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट इसमें है कि जो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट है हैव द प्रोविजन फॉर द इंट्रा कोर्ट अपील्स व्हेन द सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस। ठीक है, एंड अपील फ्रॉम सच अ डिसीजन लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर सिंगल जज ने अगर सुनाया है तो उसकी जो अपील है डिसीजन होगा लाई होगा डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। फोर्थ इसी में है, मतलब सिविल वाले में ही हम बात कर रहे हैं। अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द अदर ट्राइब्यूनल लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जैसे कि 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट जो ट्राइब्यूनल है वो सब्जेक्ट टू है किसके, रिट जुरिस्डिक्शन के ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एग्रीड पर्सन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो डायरेक्टली नहीं जा सकता अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उसको जाना पड़ेगा, देन वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अर्लियर ये था कि आप डायरेक्ट भी ट्राइब्यूनल्स में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्रिमिनल मैटर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो जो अपील्स होती हैं फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट्स एंड द एडिशनल सेशन कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस is one of the imprisonment for more than the 7 year, मतलब 7 साल से ज़्यादा है। It should also be noted that the death sentence awarded by the session court or the additional session court should be confirmed by the high court before it can be executed, whether there is a appeal by the convicted person or not। मतलब अगर ये जो सेशन कोर्ट होती हैं या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट होती हैं, अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी या 7 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दे दी तो हाई कोर्ट से पूछना, कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये खुद से ऐसे नहीं दे सकती। ठीक है, इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 के अंदर आया था। अपील फ्रॉम द जजमेंट of the assistant session judge and metropolitan magistrate or the other magistrate lie to the high courts। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है सुपरिटेंडेंट्स की ओवर ऑल द courts and tribunal functioning in the territorial jurisdiction except the military court or the tribunal। इनके लिए नहीं होती, अदर इनके लिए होती है। ठीक है, इनके लिए होती है, ये एक्सक्लूड में आ जाते हैं। इट में कॉल फॉर द रिटर्न फ्रॉम देम, पहला। दूसरा, मेक एंड इशू एंड जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजिंग of them। तीसरा है प्रिस्क्राइब फॉर्म in which the book entries and accounts are to be kept by them। फोर्थ है settle the fees payable to the sheriff, clerks, officers and legal practitioners of them। ठीक है, this power of the superintendent of high court is very broad। ये काफ़ी चौड़ी होती है, मतलब काफ़ी वाइडर होती है। इट एक्सटेंड टू ऑल कोर्ट्स। ठीक है, सभी कोर्ट्स में होती है, सभी ट्राइब्यूनल्स में होती है, वेदर दे आर सब्जेक्ट टू द एपेलाइट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट और नॉट। दूसरा है इट कवर नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट बट ऑल्सो द जुडिशियल सुपरिटेंडेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस जुडिशियल सुपरिटेंडेंट। तीसरा है रिविजनल जुरिस्डिक्शन में भी
ये होती हैं रिविजनल जुरिसडिक्शन, एंड फोर्थ है सुओ मोटो में भी, मतलब जो अपने आप से ऑन इट्स ओन भी लेते हैं उसमें भी ये होती हैं, नॉट नेसेसरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। हाउएवर दिस पावर डज नॉट वेस्ट द हाई कोर्ट विद एनी अनलिमिटेड अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द ट्राइब्यूनल, इट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, हैंस यूज्ड मोस्ट, मतलब कि बहुत कम ही यूज स्पार्सली यूज होती है, नोट इन द अप्रोप्रिएट केसेस, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली भी यूज़ नहीं होती, यूजुअली इट इज़ लिमिटेड। ठीक है, क्या चीज़, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, थर्ड है एरर ऑफ लॉ, नेक्स्ट है डिसरिगार्ड ऑफ लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, नेक्स्ट है परवर्स फाइंडिंग्स, एंड नेक्स्ट है मैनिफेस्ट इनजस्टिस। ठीक है, ये इन्हीं केसेस के लिए जो है वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इन एडिशन टू द एपेलाइट जुरिसडिक्शन, अभी जो हमने देखा, एंड द सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन देखा ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एज मेंशन्ड अबव, जो कि हम देख चुके हैं। अ हाई कोर्ट हैज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड द अदर पावर ओवर देम, वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर, ठीक है, ऑफ द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट करनी है, पोस्टिंग करनी है, प्रमोशन करनी है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, एंड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, सेकंड है इट डील विद द मैटर ऑफ द पोजीशन, प्रमोशन, लीव हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज होगी ऑफ द स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, थर्ड है इट कैन withdraw a case pending in the subordinate court if it involves a substantial question of law, ठीक है, that require the interpretation of the constitution. It can then either dispose of the case itself or determine the question of law and return the case to the subordinate court with its judgment. ठीक है, फोर्थ है its law is binding, इनके जो लॉ होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन द सेम सेंस एज द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दो ही आगे फटाफट से देख लेते हैं। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट के पास दो पावर्स होती हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहला है जो जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स होते हैं ऑफ हाई कोर्ट, वो रिकॉर्ड होते हैं फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड द टेस्टिमनी। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एडिवेंट्री वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो क्वेश्चनिंग के लिए नहीं होते, अगर इसको किसी कोर्ट में पेश किया जाता है वैसे ही इसको रखा जाता है रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल प्रेसेडेंट एंड द लीगल रेफरेंसेस, लीगल रेफरेंसेस के तौर पे इनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। सेकंड है इनके पास पावर होती है टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आइदर द सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन लगा दें उसके ऊपर, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आता है ये कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, हाउएवर इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जो कि 1971 के अंदर आया था, उसके अंडर इसको डिफाइन किया गया है। अंडर दिस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल वाला वो होता है विलफुल डिसओबीडियंस, अगर किसी ने कोई डिसओबीडियंस बात नहीं मानी टू द एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट और अदर पर्पस ऑफ द कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गई? सिविल वाली। अभी क्रिमिनल वाली क्या होती है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग टू एन एक्ट विच इज स्कैंडलाइजेज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अगर स्कैंडलाइज कर रही है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को तब। दूसरा है प्रेजुडाइसिस, मतलब अगर खतरा है या फिर इंटरफेयर कर रहा है विद ड्यू कोर्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग तब। ठीक है, तीसरा है अगर इंटरफेयर कर रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज एनी अदर मैटर। तो इन चीज़ों में स्कैंडलाइजेस, प्रेजुडिस एंड इंटरफेरेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब। तो ये किस केस में आ गया? क्रिमिनल वाले कंटेम्प्ट में आ जाता है। हाउएवर इनोसेंट पब्लिकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच मैटर्स, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड फेयर रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट एंड कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी do not amount to contempt of court. As the court of record, High Court has
the power to review and correct its judgment or the order and decision even though no specific power review is confirmed on it by the constitution। मतलब ये अपने उसको जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्या कह रहे हैं कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। मतलब हाई कोर्ट अपनी जो जजमेंट है उसको रिव्यू भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है, और ऑर्डर और डिसीजन इवन दो नो स्पेसिफिक पावर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई पावर नहीं दी गई लेकिन फिर भी उसको करेक्ट एंड रिव्यू कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन स्पेसिफिकली कन्फर्म्ड विद द पावर ऑफ द रिव्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ रिव्यू कर सकता है, ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो रिव्यू भी कर सकता है एंड करेक्ट भी कर सकता है अपनी जजमेंट को जो उसने सुनाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो पावर है ऑफ हाई कोर्ट की जो एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लीगल एनेक्टमेंट्स एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन examination. If they are found to be a violative of the constitution, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid by the high court. Consequently they cannot be enforced by the government। ठीक है, मतलब एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जो प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल 13 एंड 226 एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन द हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। वो देख लेते हैं कौन सा है। पहला, अगर फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन हो रहा हो। दूसरा है जो कि आपके आते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर, इट इज़ आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ बीन फ्रेम्ड इट। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ रिपेंडेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के अंदर, उसने कंटेल कर दी थी जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इट डिबार द हाई कोर्ट फ्रॉम कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ। हाउएवर, लेकिन जो 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि 1977 में आया था, उसने रिस्टोर कर दी थी ओरिजिनल पोजीशन को। मतलब ये वापस उसी कंडीशन में आ गया था। तो यहाँ तक ही था ये हमारा। नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। थैंक यू वेरी मच।